नमस्कार। आइए सुनते हैं डॉक्टर संगीता झा जी द्वारा लिखी गई कहानी हमदम। अरे मीरा, ऊपर छत पर जाओ और जो भी सामान धूप में रखा है ले आओ। ये थी मेरी हेल्पर, सुख दुख की साथी मीरा, जो बरसों से साथ थी। मेरा घर उसका घर था और हमारे बीच सब कुछ साझा था। हम दोनों की एक ही दुनिया थी। जहाँ मेरे दोनों बेटे अमेरिका में जा बसे थे, तो वहीं उसकी दुनिया अंधेरी थी। यानी दुनिया की नजरों में वो बांझ थी। उसके शराबी पति ने दूसरी शादी कर उसे छोड़ दिया था। मेरे बच्चों की नजर में मैं एक जिद्दी माँ थी, जो अमेरिका में बसना नहीं चाहती थी, और बच्चों की खुशी से ज्यादा मुझे अपनी खुशियां प्यारी थी। पता नहीं क्यों मुझे मेरे शहर की ये तंग गलियां और गॉसिप करते लोग ही बड़े भाते थे। हम दोनों की जिंदगी लगभग एक सी ही थी, केवल वर्ग का फर्क था, जो मेरी जिंदगी में उसकी जरूरत ने पूरी तरह से मिटा दिया था। हम दोनों, यानी मैं और मी, दिवाली की सफाई कर रहे थे, साथ ही अपने दिमाग के जाले भी साफ कर रहे थे, जो लगभग नामुमकिन सा था। घर की पुरानी चीजें या तो फेंक रहे थे या उन्हें झाड़ कर छत पर धूप दिखा रहे थे। मेरे चिल्लाने पर भी मी ऊपर तो गई, पर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं भी मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा क्या हो गया जो ये मैडम ऊपर अटकी तो पूरी तरह जा अटकी। थोड़ी देर बाद वो दौड़ी दौड़ी नीचे आई और मुझसे कहने लगी, दी, बाजू वाले बंगले में कोई आए हैं, बड़ा सामान उतर रहा है ट्रक से। इतना कह वह फिर दौड़कर ऊपर चली गई। वो मुझे दी कहकर पुकारती है, इसके दो मायने हैं। एक दी मेरे नाम दीपा का पहला अक्षर और दूसरा दी, दीदी का पहला अक्षर। हम अपनी जिंदगी इस छोटे से शहर में भी अपनी तरह जीते थे। हम दोनों के गुजारे लायक मेरे पास पैसा था और अमेरिका में डॉलर के धनी बेटे भी थे। क्या फर्क पड़ता था कि मैं मालकिन और वो नौकरानी, या कहिए वो तो अब मेरी लाइफ लाइन बन चुकी थी। दोनों मिलकर खाना बनाते, खाते, गाना गाते, नाचते और घर पर ही ओटीटी पर सारे सीरीज और मूवी देखते। पढ़ने की और अपने को जमाने की दौड़ में बराबर करने की कोई उम्र नहीं होती। ये सब मैंने मीरा को देखकर जाना, जिसे ठीक से हिंदी बोलना भी नहीं आता था। अब मेरे साथ बैठ ना केवल काइट रनर नॉवेल पर अपनी टिप्पणी देती है, बल्कि धड़ल्ले से अंग्रेजी में गालियां भी देने लगी थी। प्री दिवाली पीरियड चल रहा था, इससे हम दोनों कभी सामान जमाने तो कभी पुराने सामान को छत पर सुखाने में व्यस्त थे। समय बहुत कम था और ये मैडम छत पर ही जाकर अटक गई थी। ऐसे समय में मेरे अंदर की मालकिन जाग जाती थी और मुझे लगता कि ये मेरी बात सुन ही नहीं रही है। काम की व्यस्तता इतनी थी कि मुझे बगल में क्या हो रहा है इसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, और ये मैडम अपना पागलपन छोड़ ही नहीं रही थी। खैर, उम्र का अंतर भी था, मैं 60 और वो 40। जब बड़े देर तक वो नीचे नहीं आई तो मैं ही ऊपर पहुंच गई। बरसों से बंद पड़ी बाजू वाली हवेली के बाहर 5 ट्रंक खड़े थे और 4 मैडम सामान उतरवा रही थी। सभी बड़ी मॉडर्न सी थी। एक को छोड़ तीनों ने पैंट शर्ट पहन रखी थी। उस अकेली ने फ्रॉक पहन रखी थी। सबकी भवें तराशी हुई। आंखों में आई मेकअप और होठों पर लाली थी। उम्र सबकी 40 से 60 के बीच थी। साथ में कोई मर्द नहीं दिखा। मैंने मी यानी मीरा को जोर से चिमटा और कहा, चलो नीचे मी मैडम, पूरा दिन पड़ा है आपकी जासूसी के लिए। क्यों परेशान कर रही हो खुद को? 5 ट्रंक में सामान है तो जल्दी तो जाएंगी नहीं, बहुत समय मिलेगा जासूसी के लिए। उनके खानदान, पूर्वज और हर तिलस्मी रहस्य से तुम पर्दा उठाने में कामयाब हो जाओगी। अभी तो बहुत काम पड़े हैं मी, साथ चलो। उस दिन की हमारी तहकीकात तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन पूरे समय सामान खिसकाने और ठोकने की आवाजें आती रहीं। अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभाते हुए ड्राइवर राजेश के हाथों पूरी सब्जी और साफ पानी भिजवाया। 2 बार गरम गरम चाय और बिस्किट भी भिजवाया। मी तो वहां खुद जाने के लिए मचल रही थी, लेकिन मैंने ही उसे रोक लिया। घर पर इतना काम जो था, ड्राइवर मी को बता रहा था कि वहां कोई पुरुष था ही नहीं। वही चारों मिलकर सामान सरका रही थीं और दीवार में कीलें भी ठोक रही थीं। मी ने उसकी चुटकी भी ली। तुम ही बन जाते उनके मर्द, करवा देते मदद, राजेश ने कहा। अरे देखा नहीं है ना तुमने, इसी से ऐसा कह रही हो। बाप रे, चारों की चारों इतनी हट्टी कट्टी हैं, मेरे जैसे 4 को एक साथ पटक दें। नहीं तो जाओ आजमा के देख लो।
मैं तो कुछ घर के कामों में तो कुछ बेटों से वीडियो कॉल में इतनी व्यस्त थी कि सिर्फ इन दोनों की बातें ही सुन रही थी। लेकिन उनके घर से काफी आवाजें आती रही थी। करीब 5 दिन तक तो ट्रंक ही आते रहे। मेरी पूरी सफाई धनतेरस के एक दिन पहले ही खत्म हुई। धनतेरस की शाम जब छत पर पहुंची तो पाया कि बाजू वाली मनहूस कोठी पूरी तरह से जगमग कर रही थी और खूब गाना बजाना चल रहा था। मेरे पास समय कम था, इससे ज्यादा पता लगाने का न समय था न जिज्ञासा। सोचा दिवाली के बाद सारी तहकीकात करूंगी। दिवाली में भी खूब पटाखों का शोर बगल से आता रहा। ड्राइवर और मी ने भी उनके घर जाकर दिवाली मनाई। मैं ही सकुचाती रही। भले मीरा और राजेश को घर के ही सदस्य के रूप में रखा था, लेकिन हमारा रिश्ता घर तक ही सीमित था। बाहर तो मैं उनके साथ मालकिन ही थी। लोक लाज भी कोई चीज होती है। उनके साथ दौड़ दौड़ कर तो मैं अपनी जिज्ञासा शांत नहीं कर सकती थी। दिवाली बीत गई पर मेरे काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोज मी और राजेश नई नई खबर देते थे, जो पड़ोसी घर की ही रहती थी। कहाँ सालों की मनहूसियत और अब 24 घंटे की चहल पहल। त्योहार सारे बीत गए और दिसंबर का महीना भी आ गया। अब मुझे भी थोड़ी बोरियत होने लगी थी। सोचा थोड़ा पड़ोस में जान पहचान बढ़ाई जाए। एक दिन मुझे सारी रात जागना पड़ा। पड़ोस से हथौड़े की आवाज जो आ रही थी। सोचा सुबह होते ही विनती करूंगी कि रात को इस तरह के काम न करें। मैं पहुंचती इसके पहले ही 4 देवियां मेरे द्वार पर हाजिर और ढेर सारे सामान के साथ, जिसमें मेरा सारा बचपन समाया हुआ था। उनके साथ था नसीम चाची के हाथ से बने जैसा अंडे का हलवा, अम्मा की सुगंध वाली गुजिया और मेरे बचपन की दोस्त एंड्रिया के यहाँ बनने वाले छोटे छोटे पैनकेक। साथ ही गुरुद्वारे में बंटने वाला वाहे गुरु का प्रसाद। मैं कुछ बोल पाती उसके पहले चारों ने हाथ जोड़कर कहा, दी हम शर्मिंदा हैं कल रात के लिए। आप तो जानती हैं कि प्लम्बर मिलना कितना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से कल रात सारे नल ठीक करवाए। सॉरी, आपको पहले बताना भूल गए थे। ये घर शायद सालों बंद था, इससे बहुत सारा इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क करवाना पड़ा। सॉरी सॉरी। उनकी बातों में इतना अपनापन था कि मैं रात की तकलीफ लगभग भूल गई। थोड़ी सी जो जानकारी मिली कि वे 4 सहेलियां हरमीत, उमा, उजमा और मेरी एक साथ रहती हैं। उनका एक एनजीओ है जिसका नाम उन्होंने खुद के नाम पर हम यानी HUM रखा है। हरमीत उनकी लीडर है और ये लोग अंडर प्रिविलेज्ड औरतों के लिए सब कुछ करते हैं, यानी एजुकेशन, पारिवारिक अत्याचार से मुक्ति और एम्प्लॉयमेंट सारा कुछ करती हैं। अपने काम, उसके रिजल्ट से सारी बड़ी खुश हैं। उनके पास 500 से भी ज्यादा औरतें काम करती थीं। ठीक बांग्लादेश के बैंक की प्रयोग की तरह हर स्त्री की इस एनजीओ में भागीदारी थी। वहां पढ़ने आने वाली स्त्रियां ही बाद में वहां टीचर बन जाती, सिलाई सीखने वाली बाद में ट्रेनर। कुल मिलाकर ज्यादा मुनाफा नहीं, करीब करीब 300 परिवार इन चारों पर निर्भर थे। उन चारों की अलग अलग दास्तान थी, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े। सभी ने परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने से ज्यादा लड़कर आगे बढ़ने का रास्ता अपनाया। हरमीत एक अच्छे परिवार से थी। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में BA किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान वो एक जागीरदार परिवार के लड़के गुलशन से मिली, जो हरियाणा का जाट था। कॉफी हाउस, बड़े बड़े डिस्कशन और घंटों हाथ पकड़ कॉलेज की कैंटीन में बैठने के बाद कब वो उसकी दुम हिलाने वाली पप्पी बन गई, उसे खुद ही पता नहीं चला। घर वालों का विरोध देख दोनों ने खुद ही दोस्तों के साथ आर्य समाज में साथ जीने मरने की कस्में खा ली। तब हरमीत पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ एक प्राइवेट कॉलेज में इकोनॉमिक्स की ट्यूटर बन गई और बड़े घर का लड़का गुलशन पहाड़गंज की बरसाती में फ्रस्ट्रेटेड यूथ। आपस में इतने झगड़े होने लगे कि गुलशन उसे छोड़ अपनी बड़ी हवेली में चला गया। ना उसने हरमीत की कभी खबर ली और हरमीत के आत्मसम्मान ने कभी उन्हें गुलशन के पास जाने दिया। उनके अंदर की इस चोट ने उन्हें जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित किया, जिसका रिजल्ट हरमीत, उमा, उजमा और मेरी का साथ था। उमा भी करीब करीब उसकी ही तरह सास और पति के जुल्मों का शिकार एक बेबस स्त्री थी। एक दिन उन जुल्मों से तंग होकर घर छोड़ निकल गई और वो तो उमा की किस्मत थी कि वो उसी दिन हरमीत से मिली तो जीवन की राह ही बदल गई। उनमें जो तीसरे नंबर की उजमा, उसे देखकर कुछ याद सा आया। हमारे ही मोहल्ले में करीब 20 साल पहले एक मुसलमान परिवार रहा करता था, जिसके मुखिया थे मोहम्मद करीमुल्ला खान। उन्हें सब खान चाचा के नाम से पुकारा करते थे। खान चाचा की तीसरे नंबर की बेटी, उनकी शान थी उजमा खान, जो स्कूल में खेल कूद में अव्वल नंबर थी।
बाद में पता चला कि खान चाचा ने अपनी लाडली बेटी का रिश्तेदारों के बहकावे में आकर एक अमीर अधेड़ से निकाह पढ़वा दिया। शादी के दूसरे ही दिन अपने जूडो कराटे का कमाल दिखा उजमा पति का घर छोड़ आई। लोगों के ताने से बचने के लिए खान चाचा अपना खुद का घर आनन फानन में बेच कहीं चले गए। उस घटना के 2 साल बाद हमारे ही कॉलोनी में एक हाई एंड मसाज पार्लर खुला, जिसकी मालकिन इंग्लिश में बातें करती थी। पूरे मोहल्ले में उस पार्लर की चर्चा थी। मैं और मी भी वहां मसाज कराने गए। ये उन दिनों की बात थी जब 100 रुपए में ही अच्छी से अच्छी मसाज वाली घर पर अच्छी मालिश कर चली जाती थी। वहां 1000 रुपए सुन मी तो चिल्लाने लगी। वहां प्यारी सी सर पर हेडफोन लगाए उजमा को मालकिन के रूप में देख बड़ा अच्छा लगा। मुझे देख बड़ी खुश हुई। वेलकम भाभी, कैसी हैं? मैंने पूछा। तुम कैसी हो? तो ठहाके मारकर हंसने लगी। कैसी दिख रही हूँ? बहुत खुश हूँ, बिल्कुल खुश, अपनी मर्जी की मालकिन। मुझ पर फिर से उसने नजर डाली और एक विषाद की रेखा उसके माथे पर उभरी और धीमी आवाज में उसने कहा, आप भी असमंजस में होंगी कि मैं और मसाज पार्लर, लेकिन शायद एक उभरती प्रतिभाशाली एथलीट का हमारे देश में ऐसे ही मर्डर होता है। मैं अपनी किस्मत को ही दोष देती हूँ। वो अब्बा ही थे जो मुझे मेरे पैशन को जीने के लिए प्रेरित करते थे। मेरे हर मुकाबले में मेरे साथ रहते थे। एक बार खेल के मैदान में मुकाबले के बाद मुझे एक लड़के के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते क्या देख लिया। खुद के अंदर एक जालिम बाप पैदा कर लिया। मैं लाख सफाई देती रही, लेकिन उनके अंदर का प्यारा बाप तो मर चुका था। तीसरे ही दिन मेरा निकाह उनके ही हम उम्र के साथ पढ़वा दिया। निकाह के दूसरे दिन मैंने अपने जूडो कराटे वाले दाव जो अब्बू ने ही सिखाए थे आजमा उस घर से हमेशा के लिए विदा ले ली। अपने उसी दोस्त की मदद से ये पार्लर खोला और अपने स्कूल में लड़कियों को खेल भी सिखाती हूँ। मैं उसकी बातें सुनती जा रही थी और मन ही मन उसके हौसले की भी दाद दे रही थी। उसने बताया उसके पार्लर में काम करने वाली सारी लड़कियां ठीक उसकी तरह किस्मत की मारी हुई हैं, जिसे वो आर्थिक मदद के अलावा जिंदगी से लड़ने का हौसला भी देती है। थोड़े दिनों बाद पता चला कि उसके सो कॉल्ड पति पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रखते थे। उन्होंने गुंडे भिजवाकर वो पार्लर ही बंद करवा दिया। आज सालों बाद उजमा यहाँ दिखी। ना उसने ना मैंने अपनी पुरानी पहचान का जिक्र किया। दोनों ने ही चुप्पी साध ली। इसी तरह मैरी भी अपने पति की एडल्ट्री का शिकार थी। कुल मिलाकर चारों सहेलियां अपने आसपास कुछ बदलाव लाना चाहती थी। अपनी अपनी धार्मिक पहचान उन्होंने बाकी रखी थी, जिसका सबूत दिवाली, क्रिसमस, संक्रांति और मिलाद उन नबी का उनके घर सेलिब्रेशन था। चारों अपने अपने ईश्वर पर बड़ी आस्था रखते थे। उसके बाद मेरा और मी का वहां आना जाना लगा रहता। मुझे भी अपने हुनर यानी कुकिंग के कुछ टिप्स वहां आने वाली महिलाओं को सिखाकर बहुत आनंद आता था। कभी वहां हम सब मिल डांस तो कभी अंताक्षरी खेलते। मेरी और मी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मैं स्कूल में बैडमिंटन चैंपियन थी, जो लगभग भूल ही गई थी। मैंने जहाँ छोटी लड़कियों को बैडमिंटन खिलाना शुरू किया, वहीं मी कबड्डी सिखा रही थी। बच्चे जब भी कॉल करते, मैं या तो थक के चूर रहती या बिजी। तभी मैंने एक निर्णय लिया कि मेरे घर और पैसों की बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं है और न ही वे लोग इंडिया वापस आने वाले हैं, तो क्यों ना अपने जीवन को सार्थक बनाया जाए। मैंने हम ग्रुप के साथ खुद और मीरा को भी जोड़ने का प्रस्ताव रखा, जो उन्होंने खुशी खुशी मान लिया। और वो ग्रुप HUM यानी हमसे, दीपा और मीरा के जुड़ जाने से हम दम बन गया। यहाँ द यानी दीपा का द था और आखिरी माँ यानी मीरा का। दोनों घरों के बीच की दीवार तोड़ एक बड़ा सा आशियाना बना दिया गया और बाहर बड़ा सा एक बोर्ड हमदम का लगा दिया। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा जी द्वारा लिखी गई कहानी हमदम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।